नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज संडे है, दिन है 20th फरवरी 2022 और आई एम श्योर यू वुड बी एंजॉइंग योर संडे। तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। आज हम पिछले हफ्ते के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस किए थे उनको आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। आप ये फैक्ट जान लीजिए कि ये जो डेटा है इंडस्ट्रियल आउटपुट का, ये कौन निकालता है? तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये निकालती है। अब खबर ये है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसका ग्रोथ पिछले 10 महीनों के ग्रोथ का सबसे ख़राब रहा है। दिसंबर का ये डेटा है और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ा हुआ जो डेटा है वो अगर ये दिखा रहा है कि ग्रोथ जो है वो स्लो हुआ है, तो ये जो रिकवरी प्रोसेस है, कोविड के बाद की रिकवरी प्रोसेस, इसके लिए एक चिंता का विषय है। अब इंडस्ट्रियल आउटपुट को नापने के लिए जो इंडेक्स का इस्तेमाल होता है उसका नाम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको हम कहते हैं आईआईपी। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट एज मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू 0.4% इन दिसंबर फ्रॉम ए ईयर अर्लियर। और नवंबर में कितना था? नवंबर 2021 में इसका एक्सपांशन हुआ था 1.3%। और लास्ट दिसंबर यानी कि दिसंबर 2020 की बात करें तो ये ग्रो हुआ था 2.2% से। तो उसके हिसाब से अगर इसको कंपेयर करें तो ग्रोथ जो है ये काफ़ी ख़राब हुआ है और चिंता का विषय भी है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है आईआईपी का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए कि आईआईपी जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसका कंट्रीब्यूशन पता है कितना है? 77.63%। तो एक जो कहते हैं ना लायंस शेयर, ये मैन्युफैक्चरिंग का रहता है आईआईपी में। तो मैन्युफैक्चरिंग कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 0.1% से दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन इसका शेयर कितना है? 77.63% इसका शेयर रहता है पूरे आईआईपी में। तो इसमें 0.1% भी अगर डिक्लाइन होता है तो दैट क्रिएट्स ए बिग इम्पैक्ट। माइनिंग आउटपुट की बात करें तो ये एक्सपांड हुआ है 2.6% से, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है ये भी 2.8% से एक्सपांड हुआ है। अब आप माइनिंग एक्सपांड होता है, इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल जो हम माइन करते हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल, तो इसका आउटपुट इंक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सपांड हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हुई है। तो फैक्ट्री यूज़ करती हैं, ऑफिस यूज़ करती हैं, तो ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सपांड होने का मतलब ये है कि इसकी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हुई है। अब अगेन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 23 मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर्स जो हैं उसमें से 10 जो हैं इनका आउटपुट जो है इसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है दिसंबर 2021 में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो प्रोडक्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इसमें एक कमी या फिर सिकुड़ा है ये 2.7% से। और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल आउटपुट जो है ये भी कम हुआ है बाय 2.6%। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स यानी कि आपकी जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है ना उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो ये जो मशीनरी का जो प्रोडक्शन है, कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय 4.6%। और मशीनरी का प्रोडक्शन अगर कम हुआ है या फिर इसका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये ओवरऑल ये कैपिटल गुड्स का सेगमेंट, तो इसका मतलब ये है कि आप अब नई फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं या फिर आप ये कैपिटल गुड्स को ख़रीद नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटी है ये थोड़ी कमज़ोर हुई है, राइट? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है। अगर कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी और इन सारी चीज़ों की डिमांड अगर ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल रही हैं, छोटी बड़ी सभी फैक्ट्रीज। जस्ट एक इमेजिनेशन कीजिए कि ज़्यादा अगर बड़े बड़े मशीन्स की डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नए नए अपने कारखाने या फिर नए जो ऐसे प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो खोल रहे हैं या फिर इसको एक्सपांड कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, जो सेमी रॉ मटेरियल टाइप ऑफ गुड्स जो हैं, जो हम दूसरे चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आउटपुट जो है वो नियरली अनचेंज रहा है। जो लास्ट महीने था वही इसी साल, और लास्ट महीने जो था नवंबर में वही आपको लगभग दिसंबर में देखने को मिलता है, और लास्ट ईयर जो था
उसी लेवल का इस साल भी देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरी पोस्टेड ए डबल डिजिट डिक्लाइन। ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल और ये सारी चीज़ों में डबल डिजिट डिक्लाइन देखने को मिला है। और मोटर व्हीकल का जो प्रोडक्शन है, सेल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये भी 4.5% से कम हुआ है। तो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक एडिटोरियल है, इट्स अबाउट कैपिटल गेन्स टैक्स रेजीम। हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज साहब ने बहुत सही बात बताई है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स रेजीम है, यानी कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमें रिन्यू करने की आवश्यकता है। अभी क्या है कि कैपिटल गेन्स जो होते हैं, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि व्हाट इज कैपिटल गेन। मान लीजिए कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपने ज़मीन खरीदी, 10 लाख रुपए की ज़मीन आपने खरीदी। अब 2 सालों के बाद, या लेट्स से 6 महीने के बाद, 2 साल भी नहीं 6 महीने के बाद, ये ज़मीन जो है इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 15 लाख। तो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, इसकी कीमत हो गई 15 लाख, आपको कोई बायर मिल गया, आपने इसको बेच दी, तो आपको 5 लाख रुपए का जो हम नॉर्मली कहते हैं प्रॉफिट, लेकिन क्योंकि ये एसेट थी, आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो इसका राइट वर्ड प्रॉफिट नहीं है, टेक्निकली इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ आपको। अब अगर आप ये 15 लाख रुपए फिर से जमीन खरीदने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर आपको लगता है लेट्स से कि आप देखते हैं ना एज एन इन्वेस्टर के क्या मैं गोल्ड खरीदूं, क्या मैं शेयर्स खरीदूं, क्या मैं फिर से जमीन खरीदूं, क्या करना चाहिए मुझे। तो आप सोचते हैं कि चलो ये 15 लाख जो है, तो इसमें से 5 लाख में गोल्ड, 5 लाख शेयर और 5 लाख की जमीन में खरीद लेता हूं। तो फिर से आपने ये 15 लाख इन्वेस्ट किए, और फिर ये पैसे जो हैं वो ऑल राउंड आपने ये 15 लाख इन्वेस्ट किए थे, ये हो गया 20 लाख रुपए। तो ऐसे आपकी एसेट जो है बढ़ती जाएगी, आप पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे। ऐसा होना चाहिए, इसनट आइडियल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या है पता है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो फिर आप अलग से टैक्स पे करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको अलग से टैक्स पे किया जाएगा। आपको जो मैंने 5 लाख वाला एग्जांपल दिया, आपका 5 लाख कैपिटल गेन हुआ, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। और यही बात तरुण बजाज साहब ने बताई है कि हमारे देश में एक तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, STT, ऊपर से आपको जो आपने एसेट्स खरीदी हैं, तो टैक्सेबल इनकम से भी एसेट खरीदी है और उसमें गेन होता है, तो भी आपको कैपिटल गेन पे करना पड़ता है। तो इसकी वजह से ब्लैक में पैसे और ये सारी चीज़ें बहुत होती रहती है हमारे देश में। तो अब सरकार जो है वो ऐसा कर सकती है कि अब अगर आप कैपिटल गेन हासिल करते हैं, और अब ये पैसे जो गोल्ड वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, 3 एग्जांपल्स के, गोल्ड में, शेयर में, या फिर लैंड में, या फिर आप किसी भी एक में भी अगर वापस से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए। और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि पैसे जो हैं लोग और ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, तिजोरियों में नहीं रखेंगे, ये पैसे जो हैं वो मार्केट में रहेंगे। तो इसका रोल जो है, पैसों का रोल, यानी कि ये एक प्रकार से पैसे जो हैं वो मार्केट में सप्लाई होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक व्यक्ति जो है अपना घर बेचता है और फिर वो घर के जो भी पैसे आते हैं वो किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करता है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हाँ, जब आप फाइनली अपना जो भी कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का गोल्ड लिया था, 5 की जमीन और 5 का आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स लिए थे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि चलो मैं गोल्ड के जो पैसे हैं, गोल्ड में आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, आपको मिले हैं 7 लाख टोटल, तो 2 लाख का आपका कैपिटल गेन हो गया। तो अब अगर आप ये कैश कर लेना चाहते हैं, तो फाइनल आपने डिसीजन ले लिया कि चलो मुझे ये कैश करवा लेने हैं, मुझे अपने बैंक में चाहिए पैसे, तब आप ये 2 लाख के ऊपर कैपिटल गेन पे करें, तो दैट इज लॉजिकल थिंग। लेकिन हर एक ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर आपको टैक्स पे करना है, तो ये चीज़ जो है वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छी नहीं है और टैक्स बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये रोल ओवर फैसिलिटी देने की बात है। रोल ओवर यानी कि आप किसी भी एक एसेट के पैसे जो हैं वो दूसरे एसेट्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए और आपको कैपिटल गेन जो है वो नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन लेने की तरफ सरकार जो है वो सोच रही है। मेरे हिसाब से यही चीज़ होनी चाहिए।
इससे इन्वेस्टमेंट जो है उसको बूस्ट मिलेगा। ऑटो पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नाम से ही पता चल जाता है कि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। प्रोड्यूस मोर टू गेन मोर। तो ये सरकार कह रही है कि आप ज़्यादा सामान यहाँ पर बनाइए और हम आपको कुछ कॉम्पनसेट करेंगे, आपको थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो हमसे मिलेंगे, एक प्रकार का सपोर्ट। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर जो हैं इनकी पीएलआई स्कीम सरकार ने लॉन्च की है और गवर्नमेंट के ऑफिशियल का कहना यह है कि आने वाले 5 सालों में ये पीएलआई की वजह से 2,31,500 करोड़ जितना आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा। और भारत का जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में जो ग्लोबल शेयर हैं ये भी इंक्रीज होगा, खास करके जो इको फ्रेंडली ईवीज और इन सारी चीज़ों में भी भारत जो है वो आगे आएगा और उभरेगा। सरकार चाहती है कि ऑटो और ऑटो पार्ट्स मेकर्स जो हैं वो हमारे देश में अपने बेस बनाए, यानी कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डालें। और कुछ 20 एप्लीकेंट्स जो हैं पीएलआई के, तो इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो इनका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कुछ 45,000 करोड़ का है। और दूसरा जो ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट आने वाला है, दिस इज़ लाइक ऑटो कंपोनेंट्स और इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हो, तो इट इज़ लाइक 42,500। ऑटो कंपोनेंट को लेकर अभी पीएलआई जो है मीन्स लिस्ट जो है वो अभी कैंडिडेट्स जो हैं ये अप्रूव फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी सरकार इसको तय करके लॉन्च करेगी। इसमें बड़े बड़े नाम हैं, Hyundai एंड M&M एंड हीरो मोटर्स एंड बजाज एंड ओला इलेक्ट्रिक एंड अशोक लेलैंड एंड देयर आर मेनी अदर, सुजुकी मोटर्स हैं। और एडवांस्ड ऑटो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनका मार्केट शेयर जो है, ग्लोबल मार्केट शेयर कुछ 18% जितना है और ये 30% हो जाएगा बाय 2030। भारत का शेयर जो है इसमें सिर्फ 3% है, तो अभी बहुत आगे हमें बढ़ना है। एंड आई एम श्योर ऑटो पीएलआई स्कीम जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एज ए पुल फैक्टर। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए आने वाली कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि भारत सरकार एक पर्टिकुलर बैंक को कंप्लीटली बेच डालना चाहती है, तो वो बैंक कौन सी, वो सरकारी बैंक का नाम बताइए, तो दैट इज़ आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक जो है ये एक लंबे समय से प्रॉब्लम्स में चल रही थी और फाइनली सरकार ने यह तय किया कि एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो लगभग 50% जितना शेयर जो है आईडीबीआई का वो खरीद ले, या फिर आप कह सकते हैं कि एलआईसी जो है वो आईडीबीआई का ख्याल रखें। तो ऐसा डिसाइड किया गया था। अब सरकार ने यह तय किया है कि आईडीबीआई बैंक को कंप्लीटली प्राइवेटाइज किया जाएगा। सरकार के पास टोटल आईडीबीआई के 94.71% स्टेक्स हैं, यानी कि इतना हिस्सा इस बैंक में 94 लगभग 95% जितना हिस्सा किसका है, सरकार का है। इसमें एलआईसी के पास 49.24% है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 45.48। तो टोटल जो है वो 94 या फिर ऑन एन एवरेज 95 राउंड फिगर अगर पकड़े तो 95% जो है वो सरकार का है। नॉन प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स का शेयर जो है वो 5.29% है। तो सरकार अब ये जो 95% जितना सरकार के पास है वो कंप्लीटली बेच डालना चाहती है। आईडीबीआई की सिचुएशन थोड़ी इंक्रीज हुई है, राइट। इनके जो स्टॉक हैं इसकी वैल्यू 44.2% इंक्रीज हुई है, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी इंप्रूव हुई है, जो बैड लोन का सिलसिला था वो भी कम हुआ है। तो थिंग्स आर लुकिंग गुड एज फार एज आईडीबीआई बैंक इज कंसर्न्ड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करने वाली है और जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग कैप 26% जो एक लिमिट तय रखी है, तो इसको थोड़ा रिलैक्स करने के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को कहेगी। क्योंकि जो भी कोई प्रमोटर अगर इस बैंक को खरीदेगा, अगर कोई बिजनेस हाउस जो है वो इस बैंक को खरीदेगा, तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा कंट्रोल उनके पास हो ताकि वो राइट डिसीजंस जो हैं वो ले सके। तो लगता है मुझे कि आरबीआई जो है वो इसमें कुछ छूट जो है वो डेफिनेटली देगी। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, तो 74%, राइट, अप टू 74%, एज यू कैन सी हियर। आप ये पढ़ लीजिए एक बार, ये इंपॉर्टेंट है आपको। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि डिफेंस में कितना अलाउड है, इंश्योरेंस सेक्टर में कितना अलाउड है। तो बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई कितना अलाउड है, तो ये है 74%, राइट। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो 5% जितना जो है 5%, थोड़ा 5% से ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको आरबीआई से एक अप्रूवल लेना पड़ता है।
तो पास्ट में आरबीआई ने ऐसे रिलैक्सेशंस दिए हैं, तो लग सकता है कि अभी इस आईडीबीआई बैंक को लेकर भी आरबीआई जो है वो कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करेगा। अभी कॉरपोरेट्स जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, को इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। होप सो फार थिंग्स आर क्लियर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनता जा रहा है ये, रशिया यूके टेंशंस। ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव डे है। इससे पहले परसों हमने इसके बारे में बात की थी। उस टाइम पर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे देश की मार्केट जो है उसके ऊपर इसकी क्या इम्पैक्ट हुई है। फिर कल जब ये इश्यू हमने डिस्कस किया तब हमने ये देखा कि कैसे मार्केट जो है वो 3% फिर से अप हो गई। पहले 3% डाउन हुई थी, अब 3% अप हो गई। अब लेटेस्ट जो खबर आ रही है वो ये है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं और ये पहले नॉर्वे नाम का जो देश है ना, इनके प्राइम मिनिस्टर थे। आई वुड राइट एक्स पीएम ऑफ नॉर्वे। बताइए नॉर्वे का कैपिटल कौन सा सिटी है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। तो जेंस ने ये कहा है, या फिर मिस्टर स्टोल्टनबर्ग का स्टेटमेंट ये आया है कि रशिया ने जो कहा कि वो अपने सोल्जर्स को वापस बेसिस पर बुला रहा है और डी एस्केलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो इनका कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इनका कहना यह है कि जितने सोल्जर्स थे उतने तो हैं ही, थोड़े और सोल्जर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आया, एक तरफ बाइडेन साहब का कहना यह था, या फिर न्यूज रिपोर्ट का कहना यह था कि अब डी एस्केलेशन हो रहा है, और यहां पर नेटो के सेक्रेटरी जो हैं उनका स्टेटमेंट जो है वो अलग स्टेटमेंट आया है। तो इसकी वजह से ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है, और अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक कर देता है तो सप्लाई के इश्यूज होंगे, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो ब्रेंट क्रूड जो है इसकी प्राइस 1.5% इंक्रीज हो गई। जस्ट इमेजिन कि अब इसकी इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर कैसी होगी। ओवरनाइट ये 3.3% स्लिड हुआ था जब ये स्टेटमेंट आया कि डी एस्केलेशन हो रहा है। तब अब कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आ रहा है, अब ये आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, शायद अभी क्लैरिटी नहीं है। तो अब इसमें 1.5% उछाल देखने को मिला है। फिर जो यूएसए का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, जैसे ब्रेंट क्रूड ऑयल है वैसे यूएसए का जो क्रूड है तो इसका नाम है WTI। तो WTI जो है इसमें भी हमें 1.4% का उछाल देखने को मिला है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब $1 का इंक्रीज होता है तो हमारे देश में जो पेट्रोल की प्राइस है पर लीटर, उसमें कितना उछाल देखने को मिलता है? 45 पैसा, isn't it? 50 पैसा जितना, 45 to 47 पैसा। दोनों ब्रेंट क्रूड ऑयल और ये WTI जो हैं सितंबर में हाईएस्ट अपने पीक पर थे। ब्रेंट की प्राइस $96.78 पर बैरल थी, और WTI की प्राइस जो है ये 95.82। 2014 में इट वाज हाईएस्ट। आज देखिए इनकी प्राइस जो है वो कहाँ तक पहुँचने लगी। जो पहले 2014 में सिचुएशन थी वैसे ही प्राइस जो है वो यहाँ पर हमें धीरे धीरे नजर आ रही है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑफ कोर्स इंडिया। 2021 में ब्रेंट की प्राइस जो है वो 50% ज्यादा इंक्रीज हुई, और WTI की प्राइस जो है वो लगभग 60% जितनी इंक्रीज हुई। तो दिस आर सम बिग जंप्स, इजंट इट? आई एम श्योर आपको याद है कि कुछ समय पहले भी हमने ये सेमीकंडक्टर चिप के साथ जुड़ी हुई जो भारत सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की थी उसके बारे में डिस्कशन की थी। आपको पता होगा कि आज के ज़माने में ये जो चिप हैं जिसको हम सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं या फिर चिप कहते हैं, इसका इस्तेमाल लगभग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होने लगा है। आपकी कार में, मोटरसाइकिल्स में, फिर हमारे कंप्यूटर में हैं, हमारे स्मार्टफोन, इसके अलावा जो भी नए नए जो स्मार्ट गैजेट्स आते हैं, इन सारे स्मार्ट गैजेट्स में इन चिप का इस्तेमाल होता है। अब भारत सरकार ने यह तय किया है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम का विंडो भारत ने अप्लाई करने के लिए कि अगर आप भारत में सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो एक स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने। उसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। खबर यह है कि ये जो स्कीम है, ये जो इंसेंटिव बैक्ड स्कीम है,
कीप दिस थिंग इन माइंड कि इसमें आपको क्या मिलेगा, एक इंसेंटिव मिलेगा अगर आप भारत में चिप को सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं, सी इट इज़ अबाउट चिप डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि भारत के जो हमारे लोग हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी चिप कंपनीज में डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। दैट मीन्स हमारे देश में वो टैलेंट तो हैं। तो अगर हमारे देश में ही सेमीकंडक्टर चिप की डिज़ाइन हो और डिज़ाइन के साथ साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर हो, तो ये चिप सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन में एक इश्यू देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमने डिस्कस किए, ये प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज जो हैं उसका प्रोडक्शन हैम्पर हो जाता है या फिर उसका प्रोडक्शन जो है वो नियरली बंद हो जाता है सिर्फ एक चिप की वजह से, क्योंकि ये चिप जो है वो बेसिकली एक दिमाग के तौर पर काम करता है। चिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो अब हमारे देश में ही इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं और इसीलिए सरकार ने ये इंसेंटिव बैक्ड सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया है। अब इसको लॉन्च किया था, इसकी डेडलाइन थी 15 फरवरी के 15 फरवरी 2022 तक आपको अपना एप्लीकेशन दे देना है। लेकिन अब सरकार जो है वो इस विंडो को एक्सटेंड कर रही है। अब इस विंडो को एक्सटेंड क्यों कर रही है? सरकार चाहती है कि जो टॉप ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं वो अपना प्रपोजल भारत सरकार को भेजे, वो भारत में प्रोडक्शन जो है उसको आगे बढ़ाए, वो भारत में इन्वेस्ट करे। और बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो सैमसंग हैं, ग्लोबल फाउंड्रीज, फिर ताइवान की ये कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, TSMC, मैंने लोगो भी दिखाया था आपको। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट इंटेल। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज को वू करने की या फिर अट्रैक्ट करने के लिए भारत ने अब विंडो जो है एक्सटेंड किया, क्योंकि ये बड़े बड़े नामों ने इस स्कीम में अप्लाई अभी तक नहीं किया है। और सरकार ये भी समझती है कि ये जो डिसीजन लेना है आपको कि भारत में आप इन्वेस्ट करेंगे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट चिप, दूसरे प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट चिप। अगर चिप इंडस्ट्री ऐसी है कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो लगभग 3 से लेकर 5 बिलियन डॉलर का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी फैक्ट्री जो है रेडी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ऐसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी जो है वो 1000 बार सोचेगी। तो सरकार समझ रही है कि इट इज़ ए टाइम इंटेंसिव डिसीजन, आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। तो कम वक्त में वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप समय लीजिए डिसीजन के लिए। हम अपना विंडो जो है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जो स्कीम है इसमें सरकार ने $10 बिलियन का इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया है, $10 बिलियन का। और स्कीम को लॉन्च किया था लास्ट दिसंबर यानी कि 2021 में। और प्रपोजल जो है उसकी शुरुआत 1 फरवरी से फर्स्ट जनवरी से हो चुकी थी और अभी तक सरकार को सिर्फ हैंडफुल ही प्रपोजल्स मिले हैं। और बिग प्लेयर्स जो अभी हमने नाम लिए, ऐसे बिग प्लेयर्स ने प्रपोजल नहीं भेजे थे। मैंने आपको बताया ना कि 15 फरवरी 2022 जो है ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी। अब इस विंडो को एक्सटेंड किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेमीकंडक्टर चिप प्लांट के लिए आपको 3 से 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और ये जो स्कीम है इसमें सरकार जो है वो आपको 50% जितना प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो सरकार उठाएगी। तो यू कैन से 50% जितना डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप यहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्री जो है वो लगाते हैं तो। और पैसे जो हैं वो आने वाले 6 सालों तक सपोर्ट जो है वो मिलता रहेगा। ये पेरी पासू बेसिस पर मिलेगा। व्हाट इज पेरी पासू बेसिस? पेरी पासू का मतलब ये होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि इक्वल राइट्स। एक प्रकार से आप समझ लीजिए सरकार जो है वो सभी एलिजिबल कंपनीज को एक समान सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इंटेल ने एक स्टेटमेंट दिया है। इंटेल ने ये कहा है कि यूएसए की कंपनी है और यूएसए में तो इनका जो डिज़ाइन का सेंटर है ही, और यूएसए के बाहर इंडिया में इंटेल का सबसे बड़ा डिज़ाइन का सेंटर है। और इंटेल ने भी ये कहा है कि आने वाले समय में वो भारत में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी डिस्कशन जो है वो चल रही है, अभी कोई सॉलिड ऐसा इंडिकेशन जो है वहाँ से नहीं आया है। ये कंपनी का नाम याद रखिएगा। जिसने प्रपोजल भेजा उसकी बात कर लेते हैं। अबू धाबी की एक कंपनी है नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स। अबू धाबी यानी कि यूएई की कंपनी है नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर। और इस कंपनी ने इजरायली टेक्नोलॉजी कंपनी टावर सेमीकंडक्टर के साथ मिलकर ये कहा है कि वो 65 नैनोमीटर फैब $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 65 नैनोमीटर फैब जो है उसको यहाँ पर
प्रोड्यूस करेंगे। ये प्रश्न मैंने पूछा था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर भी दिया है। वेदांता ग्रुप जो है वो फॉक्सकॉन यानी कि होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करने वाले हैं। और अर्ली इन दिसंबर द वेदांता ग्रुप हैज सेड दैट इट विल इन्वेस्ट 60,000 करोड़ टू सेटअप चिप एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। आने वाले 3 सालों में इतने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। कुछ एनालिस्ट्स का कहना यह है कि भारत सरकार को फिलहाल ये विंडो जो है ये बंद कर देनी चाहिए, और अगर बड़ी कंपनीज यहाँ पर एंटर करना चाहती हैं तो उस टाइम पर हम फिर से इस विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो अभी आपने जो अनाउंस की थी डेट, तो उस हिसाब से अभी विंडो बंद कर दीजिए, बड़ी कंपनीज के साथ बातचीत कीजिए, जब भी वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तब आप विंडो को फिर से खोल दीजिए। तो ये था आज का हमारा रिवीजन लेक्चर। आई एम श्योर इस वीक के द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको फिर से रिफ्रेश हो गए होंगे। एंड एंजॉय योर स्टडीज। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन, जय हिंद।